एक तरफ तो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में बंगाल में क्या हो रहा है? वहां बेटियां अपने इंसाफ के लिए आधी रात को सड़कों पर उतरी तो गुंडों ने अटैक कर दिया बॉस। उस अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। मतलब लोग अभी उस क्रूर और निर्मम रेप और मर्डर कांड से उबर ही नहीं पाए हैं। जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है। अब गुंडे भेजकर क्या सबूत मिटाने की कंप्लीट साजिश हुई? कौन थे वो लोग जिन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में गुंडे भेजे? ये सब आपको आज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए कि जिस सुबह आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, उस सुबह से पहले की रात इसी देश के एक शहर में कैसे अन्याय की काली रात बन गई। और यह सब उस राज्य में हुआ जिसकी मुख्यमंत्री दिन रात उठते बैठते नरेंद्र मोदी को कोसती हैं कि मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, जबकि उनके राज्य में कल रात जो हुआ वो लोकतंत्र था क्या? वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिन नरेंद्र मोदी के बारे में इंडी गठबंधन ये कहता है कि उनसे देश नहीं संभल रहा, उस इंडी गठबंधन से एक शहर की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन महिला सुरक्षा पर कोसता है, उनके अपने राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन तानाशाह बताता है, उस इंडी गठबंधन से जुड़े एक राज्य में ऐसी तानाशाही टाइप की स्थिति चल रही है कि मीडिया को खुले तौर पर लीगल नोटिस से धमकाया जा रहा है। बॉस, अगर आपको अपनी छवि की इतनी ही चिंता होती तो कोलकाता में वो नहीं हुआ होता जो कल रात हुआ। मीडिया को टारगेट करके कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम खबर नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा और हो जाएगा मामला शांत? मतलब लोग अब जो है वो न्याय की आवाज भी बुलंद ना करें। कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश सकते में। लोग अभी तो इसी शौक में थे कि अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर से इतनी घिनौनी वारदात कैसे हो गई। अब दूसरा शौक यह लगा कि अस्पताल पर गुंडों की भीड़ ने हमला कर दिया। कोलकाता की घटना पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी अपना दुख जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा जताई, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। पहले कोलकाता की बात करूंगा। एक बार देखिए, कल रात जब पूरा देश आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा था, तब कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हो क्या रहा। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज पर अचानक से हुआ हमला बहुत हैरान करने वाला है। कल रात कोलकाता में क्या हुआ, पहले इसकी पूरी डिटेल सुनिए। दरअसल महिला डॉक्टर से हुई घिनौनी वारदात के बाद से वहां के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल के परिसर में ही एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जहां ये लोग धरना दे रहे हैं। कल रात भी डॉक्टर्स ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। कल रात कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठन के लोग न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए उतरे। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था और ज्यादातर जगह यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। रिक्लेम द नाइट और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए यह प्रदर्शन अलग अलग जगह पर चल रहा था। लेकिन अचानक से रात 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शुरू में ये लोग भी वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगते हैं। सबको लगा कि ये लोग डॉक्टरों के साथ हैं, इसलिए आए हैं प्रदर्शन करने। अंदर अस्पताल परिसर की बाउंड्री के जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे इस प्रदर्शन में कुछ गड़बड़ी लगने लगी। डॉक्टर ये समझ चुके थे कि ये लोग प्रदर्शनकारी तो नहीं। डॉक्टरों ने पुलिस से इसकी शिकायत की कि बॉस ये लोग कौन है, हम नहीं जानते, आप देखिए इसको। और कहा पुलिस से कि जो बाहर भीड़ खड़ी है उसे हटाइए। लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें हटा नहीं पाई।
कुछ ही देर में यह भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने गेट और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर आ गई भीड़ और भीड़ का पहला टारगेट डॉक्टर्स का प्रदर्शन स्थल बना, जिसे हथौड़े और डंडे से बुरी तरह तहस नहस किया गया। इसके बाद यह भीड़ उस 7 मंजिला बिल्डिंग में घुस गई जहां महिला डॉक्टर से घिनौनी वारदात हुई। उग्र भीड़ ने ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड को निशाना बनाया, महंगे महंगे उपकरण तोड़ दिए। भीड़ अस्पताल की 3री मंजिल तक पहुंच गई, खूब तोड़ फोड़ हुई। यह उग्र भीड़ उस 4थी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई जहां सेमिनार रूम है, जो क्राइम स्पॉट है। ऐसा दावा है कि 3री मंजिल का गेट बंद था, वो टूटा नहीं, इस वजह से भीड़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। करीब 1 घंटे तक यह सब तमाशा चलता रहा। फिर पुलिस बल ने इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज नहीं था। इस पूरी घटना में कई डॉक्टर घायल हुए हैं। करीब 15 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई। घायलों में एक आईपीएस अधिकारी और चौकी इंचार्ज भी शामिल। अब सवाल यह उठता है, यह भीड़ आई कहां से? इसने यह हमला किया क्यों? पुलिस वहां पर थी, वो इस भीड़ को रोक क्यों नहीं पाई? भाई, पहली घटना जब घटी, चलिए आप कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, वहां की सिक्योरिटी जिम्मेदार है, पुलिस उस वक्त वहां तो नहीं हो सकती। बाद में जो पुलिस ने किया उसको लेकर सवाल भले खड़े हो जाए, लेकिन वहां जब यह सब हुआ तब तो पुलिस वहां थी और इतना सब कुछ हो गया। अब यह समझिए कि क्यों कोलकाता में जो कुछ हुआ वो अचानक फूटा लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश कही जा रही है। और ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो यह कि कोई भी भीड़ अस्पताल पर हमला क्यों करेगी? भाई, भीड़ का क्या लेना देना अस्पताल से? भाई, मान लीजिए डॉक्टर से नाराज है कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डॉक्टर से भिड़ेंगे, उनका जो एरिया है वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। 4थी मंजिल तक जाने का, 3री मंजिल तक जाने का प्रयास क्यों करेंगे? अंदर अस्पताल में क्यों तोड़फोड़ करेगी भीड़, बताइए जरा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह भीड़ अस्पताल में सबूत मिटाने के लिए तो नहीं घुसी थी। भीड़ के पास डंडे हथौड़े थे, यानी पूरी प्लानिंग के साथ हमला हुआ क्या? हालांकि बंगाल पुलिस का दावा है कि भीड़ क्राइम स्पॉट तक नहीं पहुंच पाई। क्राइम स्पॉट बिल्कुल सुरक्षित है और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की बात नहीं उठती। ठीक है, सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन भीड़ गई किस लिए थी, यह सवाल तो उठेगा। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर भी 2 सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि भीड़ सबूत मिटाने के इरादे से नहीं आई थी, तो फिर क्या ये लोग अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आए थे क्या? भीड़ के अस्पताल पर हमला करने का एक ही मोटिव हो सकता है, सबूतों को मिटाना। दूसरी बात, भीड़ क्राइम स्पॉट तक गई नहीं या जाने में नाकाम रही, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि उग्र भीड़ 3री मंजिल तक पहुंच गई थी, वहां गेट बंद था, इसलिए 4थी मंजिल तक नहीं जा पाई। अस्पताल पर अचानक हुए इस हमले से एक और सवाल तेजी से चर्चा में आ रहा है कि क्या इस अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे स्थानीय प्रशासन किसी हालत में सामने नहीं आने देना चाहता? यानी अभी उस पीड़ित डॉक्टर के साथ जो क्रूर रेप और हत्या हुई, उसके सवालों के जवाब मिलने बाकी ही हैं और कई सवाल खड़े हो गए। सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिस दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम आई, जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू की, उसी दिन रात को अस्पताल में सुनियोजित हमला कैसे हो गया? यह सिर्फ इत्तेफाक है। अभी तक जब तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की, पुलिस जांच कर रही थी। भाई, डॉक्टर तो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब यह भीड़ क्यों नहीं आई? जिस दिन सीबीआई पहुंचती है, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू करती है, उसी दिन एक भीड़ आ जाती है और हमला कर देती है। तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि यह साजिश है, यह चल क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से हमला हुआ और गुंडों ने कैसे तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बड़ी डरावनी है। रात करीब 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को रिक्लेम द नाइट का नाम दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के विरोध और इंसाफ की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान सैकड़ों दंगाई वहां पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू। सबसे पहले दंगाइयों ने आरजी मेडिकल कॉलेज में लगाए गए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। दंगाइयों की भीड़ अपने साथ लाठी डंडे हथौड़े लेकर आई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को दंगाइयों की भीड़ ने कुछ ही देर में तोड़ दिया। वहां मौजूद पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम थी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद उसके बाद हमलावरों ने डॉक्टर्स के धरना स्थल को निशाना बनाया। डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पिछले 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे।
मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक जगह पर कुर्सियां और टेंट लगाकर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दंगाइयों की भीड़ ने उस जगह को भी तोड़ दिया। जो हाथ में आया उसे दंगाइयों की भीड़ तबाह करती चली। कल रात हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स सदमे में हैं। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नर्सेस को का तो बंगाल पुलिस से भरोसा उठ गया। नर्सेस की मांग है कि सेंट्रल फोर्स तैनात हो, तभी वो नाइट ड्यूटी करेंगी। सुनिए वो क्या कह रही हैं भाई। अभी तक तो बात नहीं कर पाए। एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई ये बात। तो जा रहे हैं बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नहीं वैसा कुछ डिमांड हम लोग डिमांड है। जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स, वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो बंगाल की पुलिस पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां बंगाल के लोग कह रहे हैं वर्थलेस पुलिस, किसी काम की नहीं है ये पुलिस। हमको सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तभी हम नाइट ड्यूटी करेंगे, ये नर्सेस कह रही हैं। वो तो कहेंगी जब इस तरह की घटना हो जाएगी पुलिस के रहते हुए। कौन भरोसा करके आएगा कि कल को ये नहीं होगा? फिर इसकी गारंटी कौन लेगा? रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों उपद्रवियों ने हमला किया था। इस दौरान का एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो एक डॉक्टर ने ही बनाया। इस वीडियो में वो डॉक्टर भीड़ दिखाते हुए बता रहा है कि हजारों लोगों ने हमला कर दिया है और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। वो आदमी ये भी कह रहा है कि क्या ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए एक बार कि वहां पर क्या हुआ, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है। जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैंपर करने के लिए ये लोग आए हैं। इसके बाद दंगाइयों ने इमरजेंसी विभाग को निशाना बनाया। यह सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे पहले से योजनाबद्ध तरीके से लोग आए, क्योंकि इमरजेंसी विभाग में ही डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर किया गया। इमरजेंसी वार्ड के 4थे फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां यह जघन्य घटना हुई। हमलावरों की भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी वार्ड का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी तोड़ दिया गया। बल्ब, पंखे, फ्रिज, दवाएं, बेड, कुछ नहीं छोड़ा इस भीड़ ने। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कोलकाता जैसे शहर में, मतलब कोई बंगाल का ऐसा आउटस्कर्ट्स का इलाका नहीं है, कोई बहुत ग्रामीण इलाका नहीं है, कोलकाता इतना बड़ा शहर और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पुलिस के सामने वहां रहते हुए इस तरह से हमला हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सुनिए मेडिकल कॉलेज का गार्ड क्या बता रहा है, फिर आपको वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाता हूं। कोशिश किया, पुलिस कोशिश किया, हम लोग कोशिश किया। हम लोग 2 आदमी थे, पुलिस भी थे। वो लोग ये गेट को तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में। 100 आदमी घुस गए एक साथ में और पूरे इमरजेंसी को तोड़ गए। वो लोग का टारगेट नहीं था इमरजेंसी तोड़ने का। हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग को कुछ करने का। जला भी दिया है। हाँ, जला दिया, चेयर पेयर सब भांग दिया, टॉप से मारा, जो मिला उसको मर दिया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था उस टाइम में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में शायद ही कोई चीज हो जो न टूटी हो। उड़दंगियों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। सोचिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्या हालत होगी बॉस। हमारी टीम हंगामे के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो हालात थे उसे अपनी रिपोर्ट में कैप्चर किया। देखिए रात 2 बजे वहां क्या हालात थे। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुंचाया गया है। गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें, पंखे जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं। इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि आपको बता दें
मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे। और ये विभाग आप देखिए इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुसकर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए अब सीधा सा प्रश्न ये कि कोई भी भीड़ अचानक से आकर इमरजेंसी वार्ड को क्यों तोड़ेगी, उसका क्या मकसद हो? कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने में? उसको क्या मिला इस इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मौजूद पुलिस वाले भी हमलावरों को रोक नहीं पाए। हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। एक और रिपोर्ट देखिए कि किस तरह से हमले के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए कोलकाता पुलिस की गाड़ी को जो है किस तरह से उल्टा दिया गया है, क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ फोड़ी गई है इस गाड़ी को। और यहाँ पर एक बड़ी जो है फोर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है क्योंकि लगातार परिस्थिति बाहर खराब हो रही है, क्योंकि जो मॉब है वो गेट पर घंटों तक जो है खड़ा रहा और पुलिस को टियर गैस शेल्स जो है वो फायर करना पड़ा। और अभी पुलिस जो है वो अस्पताल के पीछे की ओर जा रही है इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए। लेकिन आपको बता सकते हैं कि जो मॉब यहाँ पर घुसा था वो किस तरह से जो है यहाँ पर कैसे जो है यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई, पुलिस की गाड़ी को जो है क्षति पहुंचाई गई और उल्टा दी गई। और आपको तस्वीरों में दिखा रही है पूरा मंच जो है ये वो आंदोलनकारी डॉक्टरों का है और किस तरह से उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख से जब से ये घटना सामने आई तब से इस अस्पताल के रेसिडेंट और जूनियर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर बैठे थे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था और आप देखिए खासा गुस्सा जो है इस गुंडाइयों ने और जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने उतारा है। ये तमाम चेयर जो है वो तोड़ दी है, मंच तोड़ दिया है, उनका जो है ये यहाँ पर प्लकार्ड्स जो थे उसे भी फाड़ दिया गया है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस ने इतने बैरिकेड लगाए थे। आप सोचिए बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा इन तस्वीरों के बाद? और कोई पहली बार है क्या? कभी कोई वहां पर मार दिया जाता है, किसी की लाश टंगी हुई मिलती है, कभी इलेक्शन में हिंसा हो जाती है, कहीं बम फूटता है, पंचायत चुनाव में जो होता है वो सबने देखा, कभी रिजल्ट आने के बाद वहां पर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी संदेश खाली हो जाता है, कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि मतलब रेप और क्रूरता जो है वो मतलब आदमी सुन के हिल जाए कि कैसी घटना हुई और उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हो जाता है। और इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो बोलने को तैयार नहीं कायदे से। ये घटना कहीं और हुई होती तो सोचिए आज उन लोगों ने क्या किया होता। और इतनी लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था, और इंडिया अलायंस चुप है। एक आधा ट्वीट कर दिया, हो गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले में कई लोग घायल हुए। घायल लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इनमें कई पुलिस वाले भी हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलावर किस मकसद से आए थे और अपना काम करके वहां से निकल गए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हमलावरों ने लगभग 1 घंटे तक उत्पात मचाया। हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी 1 घंटे तक कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद पुलिस ने भीड़ और हमलावरों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हमलावर वहां से भागने लगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हमले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल के गार्ड ने भी बताया कि हमलावरों का टारगेट इमरजेंसी विभाग को तोड़ना था और हमलावरों ने ठीक वही किया। उसके अलावा हमलावरों ने इमरजेंसी वार्ड में सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग खराब कर दी और सबसे बड़ी बात कि जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे वो तोड़ दिए। इसी से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या यह हमला प्लान बनाकर हुआ था। इस मामले में कोलकाता पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उस वक्त दंगाइयों पर एक्शन नहीं ले पाई, लेकिन अब दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर उनकी पहचान की अपील की जा रही है।
कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर 46 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है और पुलिस ने इन दंगाइयों की पहचान करने की अपील की। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने अभी जो एक्शन लिया है उसके मुताबिक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 एफआईआर दर्ज की हैं, 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये गुंडे कौन हैं, इन्हें किसने भेजा, इस पर बंगाल पुलिस अभी तक कुछ नहीं बता पाई। कोलकाता पुलिस कमिश्नर तो इस हमले के लिए मीडिया को जिम्मेदार बता रहे हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यह हमला हो गया। सुनिए जरा पुलिस कमिश्नर को। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. कोलकाता पुलिस कमिश्नर जितनी आंखें दिखाकर मीडिया को धमका रहे हैं एक तरीके से, ये सब मीडिया की वजह से हो गया, उतने ही तेवर उन्हें कोर्ट में दिखाने चाहिए। मीडिया ने यह केस सीबीआई को नहीं दिया है उठाकर, यह कोर्ट ने दिया है उठाकर कि सीबीआई जांच करे। अगर इतना ही चौचक काम किया था कोलकाता पुलिस ने, कोर्ट में क्यों नहीं बोले कमिश्नर साहब खड़े होकर? आप बोलते जज साहब को, जो हमको कह रहे हैं मीडिया को कि मीडिया ने कर दिया। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया तो इजी टारगेट हो गया। जिसको बोलना है बोलो मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने दिखा दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोल दिया इसलिए भीड़ पहुंच गई, मीडिया ने बोला था भीड़ को जाके इमरजेंसी वोट तोड़ दो, मीडिया ने बोला था कि वहां पर तुम जो है लाठी डंडे लेके चले जाओ, मीडिया ने पुलिसकर्मियों को बोला था कि तुम ना रोक पाना इनको। हर चीज में मीडिया इजी टारगेट हो गया। किसको कुछ भी मिले बस मीडिया को ठोक दो। गजब हिसाब है। कोलकाता में जिस तरह की घिनौनी वारदात हुई है उसने लोगों को निर्भया कांड की याद दिलाई। पूरा देश इस घटना से शॉक्ड है। इस घटना के खिलाफ आज पीएम मोदी का भी आक्रोश दिखा। महिला सुरक्षा पर उनका दर्द भी सामने आया। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों को सख्त मैसेज देते हुए कहा कि इसे गंभीरता से लेना होगा। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी सख्त मैसेज दे रहे हैं, उधर जिनकी जिम्मेदारी है यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो कह रही है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए ममता बनर्जी को, फिर आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी से ऐसा क्या पूछ लिया कि उनसे जवाब देते नहीं बनेगा। তার না করে সিপিএম বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করতে পারি। আমি বলি আমি ক্ষমতার মায়া করি না, আমি মনে করি যতদিন বাঁচবো মানুষের সেবা করে যাব। इस मामले में अब टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गए। एक दिन पहले राहुल गांधी ने कोलकाता की पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कठुआ का जिक्र कर दिया था और उससे पहले कोलकाता प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। आज टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए साकेत गोखले ने लिखा
कि राहुल गांधी ने आरजी कर अस्पताल की घटना पर कल आपने ट्वीट किया, कठुआ कोलकाता कहा। यह कांग्रेस ही थी जिसने न केवल लाल सिंह का स्वागत किया था, जिन्होंने कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में एक रैली निकाली थी, इसके अलावा उन्हें हाल के लोकसभा चुनावों में उधमपुर जम्मू से टिकट भी दिया था। राहुल गांधी जी कांग्रेस के उम्मीदवार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों का समर्थन किया था और उनके लिए रैली भी की थी। यानी कांग्रेस से टीएमसी सवाल पूछ रही है। यह सही बात है कि राहुल गांधी किस मुंह से कठुआ और कोलकाता की बात कर रहे हैं। जम्मू के कठुआ में जिन लोगों ने 8 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपियों को डिफेंड किया था, उनमें लाल सिंह भी थे और लाल सिंह बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में 2018 में रैली कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस लाल सिंह का इतिहास भूल गई और इन्हीं लाल सिंह को अभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में ज्वाइन करवा लिया। ये देखिए बैठे हुए हैं और कांग्रेस ने इन्हें उधमपुर लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनाव भी लड़वाया। लाल सिंह चुनाव हार गए, लेकिन सवाल आज भी उठते हैं कि लाल सिंह जैसे नेता कैसे कांग्रेस की जरूरत बन गए। और जब लाल सिंह जैसे नेताओं को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करवाती है तो राहुल गांधी किस मुंह से कठुआ और कोलकाता जैसी घटनाओं के बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी से एक सवाल यह भी है कि हाथरस जैसी जगहों पर घटना होती है तो वो कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हाथरस जाने से नहीं रोक सकती, लेकिन कोलकाता जाने में वो इतना हिचक रहे हैं। राहुल गांधी भले ही ममता बनर्जी का नाम न लें, भले ही कोलकाता न जाएं, लेकिन दूसरे नेताओं की कोई मजबूरी नहीं है। वो खुलकर ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की ही बनती है। बीजेपी ममता बनर्जी पर सबसे ज्यादा आक्रामक है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी के इस्तीफे की वो मांग करते हैं। घटी उसमें पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर बोल के कोई चीज पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरीके की रात के लगभग 1:30 बजे 2 से 2,500 गुंडे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के तोड़फोड़ किया, डॉक्टरों को मारा, नर्सों को रेप करने की हुमकी उधर दिया गया, रेप करने की धमकी दी गई और पुलिस चुपचाप बैठी रही। पुलिस खुद जाके बाथरूम में छुप गई। पूरी तरीके से दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज फेल्ड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन कोलकाता। अगर कोई राज्य सरकार अपने कैपिटल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उस राज्य सरकार को कोई मोरल राइट नहीं है कि सरकार सत्ते पे बने रहने की। यानी बीजेपी प्रश्न उठा रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है क्या बंगाल। ये प्रश्न उठते रहेंगे जब तक बंगाल से ऐसी तस्वीरें आती रही। पाठशाला में अगली क्लास, हिंदू और यूसीसी, लाल किले से पीएम मोदी का वो ऐलान जिससे हड़कंप मचा है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के वो ऐलान जो विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। अब इसका चैप्टर। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो इंडी गठबंधन ने यह नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए पीएम मोदी के अब तो वो पुराने तेवर नहीं दिखेंगे जो पिछली सरकारों में दिखते थे। पीएम मोदी अब अपना एजेंडा नहीं चला पाए। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन के भ्रम फैलाने वाले सारे नैरेटिव तोड़ दिए। उन्होंने विकसित भारत के विजन पर तो बात रखी ही, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी खुलकर बात की, परिवारवाद पर भी तीखा प्रहार किया, वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी जोर शोर से बात रखी और साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से भी ज्यादा तेज होगी। यानी नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि ना तो उनके तेवर बदले हैं ना ही कलेवर। नरेंद्र मोदी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने जो एजेंडा तय किया है वो उस पर काम करते रहेंगे। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए आज उन्होंने लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कहा है, फिर आगे की बात बताते हैं। क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है।
और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड भी छोड़िए, यूसीसी छोड़िए, एससीसी की बात कर दी, सेक्युलर सिविल कोड। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती बताया। कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीति को परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलाना जरूरी है। यह सब कैसे होगा, इसका भी प्लान पीएम मोदी ने आज लाल किले से भाषण देते हुए बताया। सुनिए एक बार। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। पीएम मोदी पहले भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात कहते रहे, इसलिए उन्होंने आज भी स्पीच में यह साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी है वो अब और तेज होगी। पीएम मोदी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन को समाज के लिए नई और सबसे बड़ी चुनौती बताया। पीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के लिए जिस चुनौती का जिक्र किया, उसके लिए हाल में हुई कुछ घटनाओं को देखना होगा। इंडी गठबंधन ने दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में पिछले दिनों रैली की थी। इसी तरह भ्रष्टाचार के केस में फंसे अपने नेताओं को लेकर इंडी गठबंधन लगातार पीएम मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश करता है। इसलिए पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन की चुनौती का जिक्र किया। सुनिए। सबसे बड़ी नई चुनौती आई है, भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। पीएम मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की भी बात की। पीएम ने कहा कि वो चाहते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बांग्लादेश में हालात जल्द ही सामान्य होने की भी उम्मीद जताई। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है,
हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा। यानी प्रधानमंत्री ने खुलकर हिंदुओं की भी बात की, प्रधानमंत्री ने खुलकर सेक्युलर सिविल कोड की भी बात की, भ्रष्टाचार पर एक्शन चलता रहेगा इसकी भी बात की, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो मंत्र है कि कैसे 2047 तक विकसित भारत बनना है उसकी भी बात की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिन सेक्टर्स पर चर्चा की जिसके जरिए भारत 2047 का मिशन पूरा करेगा विकसित भारत बनने का, उसके बारे में आपको बताता हूं। इसमें पहला सेक्टर है मेड इन इंडिया के तहत चिप सेमीकंडक्टर सेक्टर। दरअसल भारत अभी सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, इसलिए पीएम मोदी का विजन है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करने की बजाय भारत में तैयार करे। इसके लिए पीएम मोदी ने देश में 3 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाने का टारगेट रखा है, जिसके लिए भारत सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए का निवेश भी कर दिया है। इसमें पहला प्लांट ताइवान की एक चिप कंपनी के साथ पार्टनरशिप में गुजरात के धोलेरा में तैयार किया जा रहा है। इस प्लांट में दिसंबर 2026 तक सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरा प्लांट गुजरात के साणंद में जापान और थाईलैंड की चिप कंपनी के पार्टनरशिप में तैयार हो रहा है। इसके अलावा तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट असम के जागी रोड में खोला जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 2030 तक भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में दुनिया के टॉप 7 देशों में पहुंचाने का टारगेट रखा है। यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप बनाने के साथ साथ उसे पूरी दुनिया में बेचेगा भी। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने दूसरा सेक्टर गेमिंग इंडस्ट्री को चुना। इसमें कंप्यूटर और मोबाइल पर खेले जाने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के गेम शामिल हैं। अभी इस सेक्टर में जापान का दबदबा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत गेमिंग सेक्टर में 21% की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगले 5 साल में भारत की गेमिंग इंडस्ट्री करीब 76,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। इस समय भारत में करीब 1400 गेमिंग कंपनियां और स्टूडियो पे काम हो रहा है। आपको सुनकर हैरानी यह भी होगी कि 2019 से 2023 के बीच भारत में गेम डाउनलोड 500 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। पीएम मोदी का यह भी मानना है कि जब भारत में सबसे ज्यादा गेमिंग का मार्केट है तो भारत की अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत के गेम डेवलपर्स ऐसे गेम बनाएं जिसमें भारत की गौरवशाली संस्कृति और योद्धाओं को शामिल किया जाए। आज लाल किले से पीएम मोदी के भाषण की तुलना पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण से भी हो रही है। मोदी ने आज अपने भाषण में हर फैक्ट को बहुत क्लैरिटी के साथ समझाया, हर बात को डेटा के साथ देश के सामने रखा, जबकि पिछले दौर के प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह की बातें रखते थे आपको यह भी समझना चाहिए। जैसे 1950 में महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू ने यह कहा था कि महंगाई हमारी गलती नहीं है क्योंकि कोरिया में युद्ध चल रहा है, इससे लोगों ने भारत में जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसके बाद करीब 10 साल बाद 1959 में नेहरू ने लाल किले से कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन यह पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में नहीं है, हमारी सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जब दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कोरोना काल के बाद यूक्रेन और इजरायल युद्ध के दौर में भारत की महंगाई दर कंट्रोल कर रखी है। जुलाई 2024 में रिटेल महंगाई दर 3.5% रही, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। 1957 के भाषण में नेहरू ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, वो भारत के दिल और बाजुओं का हिस्सा है, हम पाकिस्तान से लड़ाई करने का कैसे सोच सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी का कहना है कि भारत अपनी रक्षा करने के लिए घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करता है। इसी तरह 1980 में इंदिरा गांधी ने देश की बुरी हालत के लिए पूर्व की मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था, जबकि ये दोनों लोग सिर्फ 1977 से जनवरी 1980 के बीच करीब 2.5 साल प्रधानमंत्री पद पर थे। लेकिन नरेंद्र मोदी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते, वो विजन रखते हैं और उसको डिलीवर करके भी दिखाते हैं। लाल किले की प्राचीर से भाषण खत्म करने के बाद पीएम मोदी इस समारोह में पहुंचे, बच्चों से भी मिले। इस दौरान बच्चों में प्रधानमंत्री के हाथ छूने की होड़ सी लग गई। जब पीएम मोदी ने देखा कि कुछ बच्चे उनकी पहुंच से काफी दूर बैठे हैं तो पीएम मोदी बच्चों के बीच खुद पहुंच गए। लाल किले से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सरकारी आवास में पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय दल से भी मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान श्रीजेश ने पीएम मोदी को जर्सी गिफ्ट की, जिसमें टीम के सभी खिलाड़ियों ने साइन किया हुआ। इसके साथ ही पीएम को हॉकी स्टिक भी गिफ्ट की गई। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को मिले मेडल को हाथ में लेकर टीम के खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर से भी मुलाकात की। मनु भाकर ने पीएम मोदी को एक पिस्टल गिफ्ट की।
रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन सहरावत ने भी पीएम मोदी को साइन की हुई जर्सी गिफ्ट। इसके बाद पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में गए पूरे भारतीय दल के साथ मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल से चूकने वाले लक्ष्य सेन का हौसला बढ़ाते भी नजर आए। और पाठशाला में अब अगली क्लास 15 अगस्त पर बाबा बागेश्वर ने खोला राष्ट्रवादी पर्चा। तो क्या निकला? बाबा बागेश्वर को चीटर कहने वालों की बाबा ने कैसे क्लास लगाई और दरबार में ऐसा क्या हुआ कि बागेश्वर बाबा बोल पड़े भाड़ में जाओ। अब इसका चल। एक तरफ लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इस पर खुलकर हिंदू नाम लेकर बोल तक नहीं पाते हमारे देश में, और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो हिंदू और हिंदुत्व के लिए दुनिया भर में जाकर अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं और वहां पर सनातन से लोगों को जोड़ते भी। बागेश्वर बाबा जिस देश में राम कथा करने जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो पूरी दुनिया में वायरल भी हो जाता है। वैसे तो वो अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान राम कथा सुनाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, लोगों की समस्या दूर करने के लिए दरबार भी लगाते हैं और उनके पर्चे भी खोलते हैं। इन सभी चीजों से जुड़े उनके वीडियोस बड़े वायरल होते हैं। लेकिन आज बाबा बागेश्वर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने विदेश की धरती से भारत के लिए ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से भर जाएगा। अब तक आपने बाबा बागेश्वर से सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी जरूरी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज भारत की आजादी के दिन भारत की शान से जुड़े वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा न्यूजीलैंड गए थे। हर यात्रा की तरह इस यात्रा में भी बागेश्वर बाबा से मिलने हजारों की भीड़ पहुंच गई। यहां भी बागेश्वर बाबा ने ऐसे व्यक्ति का पर्चा खोल दिया जिससे दरबार में बैठा हर शख्स हिल गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भारत के बारे में बाबा बागेश्वर ने जो बातें दरबार में कही, विदेशी धरती पर बैठकर कही, आज आपको वो सुननी चाहिए। सुनिए जरा। सच बोले आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो। तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, पर तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहाँ के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के। बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दें, वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में, कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते हैं ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। हम कहें ले बाहर में जा, ठटरी के भरे नकटा। यानी बागेश्वर बाबा सनातन से तो लोगों को जोड़ते ही हैं, लेकिन जो देश से जुड़ना है, जो देश से जुड़ाव है, उसकी याद भी दिलाते हैं। क्योंकि कई बार आदमी विदेश इसी चक्कर में चला जाता है, अरे यहां इंडिया में क्या ही था, पहले बहुत लोग गए, तो उनको याद दिला रहे हैं कि भाई भारत में बहुत कुछ है जो दुनिया में नहीं है। न्यूजीलैंड के दरबार में भारत के बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल गदगद हो गया। इसके बाद बागेश्वर बाबा ने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच जो अंतर बताया, उसे सुनकर तो हर कोई यही कहेगा कि न्यूजीलैंड के लोगों के बारे में बाबा बागेश्वर को इतना कैसे पता है। सबको ऐसा लगा कि बागेश्वर बाबा ने न्यूजीलैंड के लोगों की आदतों के बारे में जैसे मानो कोई पर्चा खोल दिया हो। जरा सुनिए वहां क्या हुआ। भारत बड़ा प्यारा है भैया, विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहां लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत।
ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए, लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत हैं, मॉडल यहां बहुत हैं, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं, इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या 6-6 महीने का भोजन बना के रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है, तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी है। रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। बाबा बागेश्वर ने न्यूजीलैंड में बैठकर भारत के बारे में जो बातें कही वो आज बड़ी वायरल हैं। भारत की हजारों साल पुरानी महानता और इतिहास को जिन शब्दों में बाबा बागेश्वर ने बताया, उसकी चर्चा न्यूजीलैंड से लेकर पूरी दुनिया में हो रही है। इन बातों को सुनकर हर भारतीय को गर्व का अनुभव भी होगा। आप भी सुनिए। भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा, इसलिए मेरे पागलों, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीर दास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी नदियां हैं, ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है, कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका है। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो हैं पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव हैं, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की। तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। खैर, तुम भी विदेशी थोड़ी हो। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर ने भीड़ में मौजूद उस आदमी को भी बुला लिया जिसके दोस्त बाबा बागेश्वर के बारे में भला बुरा सोचते थे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने पहले उस आदमी का पर्चा खोला और उसके बाद उसके दोस्तों का भी पर्चा खोल दिया। बाबा बागेश्वर ने इस लड़के के दोस्तों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि दरबार में बैठा हर आदमी हैरान रह गया। बागेश्वर बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि अपने दोस्तों से जरा मोबाइल पर बात करवाओ। इसके बाद क्या हुआ देखिए। और मोटे शरीर बड़ा गजब का है तुम्हारा, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? इधर तो हम ऐसे हैं जैसे इंजेक्शन की सुई होती है। कहाँ के हो? ओ, पंजाब के हो? हाँ, हमने देख ली तुम्हारी कुछ गोपनीय बातें हैं। तुम कहो तो माइक से बता दें। अच्छा, नहीं बताएंगे, आप कह रहे हो, हमें कौन सा मजाक पड़ा है। आओ नजदीक। राम, तुम्हारे मित्र हमको फ्रॉड भी तो कहते हैं। माइक लो जी। उन्हीं के लिए चाहता था कि मेरी अर्जी लग जाए ताकि उनको पता चले। मैंने अंदर आते ही यहाँ पे उनको मैसेज किया था कि आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के भी। देखो हो गया। हमने तुम्हें बुला लिया। मतलब हम तुम्हारे मैसेज पढ़ रहे थे जी। क्या बोल रहे थे तुम्हारे मित्र? क्यों हमें फ्रॉड कहते हैं? हमने उनके बाप की कौन सी बैल छोड़? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे इंसान है, बट जैसा हो रहा है कि बहुत सारे इंडिया में है बाबा फ्रॉड वगैरह, तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते वो। हम तो अभी इंडिया में नहीं हैं। हम पे तो भरोसा कर
करना चाहिए उनको। मैं कोई बात नहीं, 4 विषयों को ले। मित्र तुम्हारे हमको फ्रॉड कहते, चीटर कहते, झूठ कहते, मैसेज में भी कहा ठटरी बार देंगे हम, बता देना। हमारे सामने फंस जाए उनकी कितनी लुगाइयां हैं हम बताएंगे। और कहना बागेश्वर वाले को, मित्रों को लेकिन फोन लगाओ नहीं, कैसे रहने दो। उन्होंने हमको कहा, हाँ हमको तो अच्छा नहीं लगा, हमारा वाईफाई बहुत फड़फड़ा रहा था, तो हम गुरु हैं और हमको ये ठीक है, लेकिन उनको कहिएगा केवला के धोखे अंगरा नहीं खाते, सब बाबा एक से नहीं होते हैं और हम बाबा भी नहीं हैं। इस देश में और दुनिया में हनुमान जी भी हैं, उनकी शक्तियां भी हैं, इसीलिए हमने तुमको बुलाया जानबूझ के। न्यूजीलैंड के इस दरबार में उस समय सारे लोग हैरान रह गए जब बाबा बागेश्वर ने नेगेटिव एनर्जी से परेशान एक आदमी का सबके सामने इलाज भी किया। यहां बैठे लोग इस बात से हैरान हो गए कि बाबा बागेश्वर ने हजारों लोगों की भीड़ में इस आदमी की समस्या को कैसे समझा और ढूंढकर मंच पर कैसे बुलाया। लोगों को इसका जवाब नहीं मिला। न्यूजीलैंड के लोगों को यह सब किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। देखिए वहां क्या घटना घटी। मुट्ठी बांध के यहां बैठ जाओ, तुरंत यहीं पर खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध के यहाँ हनुमान जी की तरफ मुंह कर लो, यहाँ खड़े हो जहाँ नीतेंद्र खड़े, मुट्ठी बांध लो दोनों। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। जरा इनके ऊपर दृष्टि डाल देना सेनापति। इनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पिटाई लगाई जाए। हट। हट। इन्हें चमीटा की मार लगा करके इस तंत्र विद्या को बंधन में किया जाए। राम राम राम, जरा भभूति लेके आओ, यहां बैठो। बांधा जाए सेनापति, सभी शक्तियों को पुनः बालाजी के चरणों में भेजा जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। वहां जो हो रहा था वो यकीन से परे था और इसीलिए कई बार बाबा बागेश्वर को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे किया, ये हो ही नहीं सकता। और इसलिए वहां पर भी जो हुआ उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के दरबार में बाबा बागेश्वर का सामना उन सवालों से भी हुआ जो भारत के सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पूछे जाते हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर से यह भी पूछा गया कि क्या वो दुनिया में अंधविश्वास फैला रहे हैं और हिंदू धर्म में क्या अंधविश्वास होता है। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने जो जवाब दिया उसको सुनकर क्यों तालियां बजी, वहां क्या हुआ, क्या जवाब था, वो आप भी देखिए। अरविंद कुमार देव, आपने कहा अंधविश्वास क्या है? क्या आप मानते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है? आप कुछ कहेंगे या चुप रहेंगे? आप अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? यदि घटा रहे हैं तो वर्तमान में कौन कौन से आपकी नजर में अंधविश्वास हैं? कृपा करके बताएं। उत्तर सुनिए। अंधा भरोसा करना अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। आप कहेंगे कि फिर भगवान भी अंधविश्वासी? नो, नेवर। भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर भगवान किसी के थ्रू मिल जाएंगे ये अंधविश्वास है। भगवान का भरोसा विश्वास है क्योंकि मिले हैं, मीरा को मिले, सूरदास को मिले, तुलसीदास को मिले, रसखान को मिले, रहीम को मिले, इनको भगवान मिले हैं। तो भगवान पर भरोसा विश्वास है, पर किसी के थ्रू मिल जाएंगे ये अंधविश्वास है। दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है। हाँ है, हम हमेशा बात करते हैं।
उनमें से एक बात तो हम अक्सर बोलते हैं कि बलि प्रथा बंद करो, किसी भी देवी देवता को बलि मत दो, यह अंधविश्वास। किसी के ऊपर भी देवी देवता नहीं आते, देवियां नहीं आती, अंधविश्वास। और मांस मदिरा लहसुन प्याज खाना बंद कर देते हैं, रिश्वत खाना बंद नहीं करते हैं, यह भी अंधविश्वास है। क्योंकि आप IRS हो, आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। आप कहते हैं हम बिल्कुल मानते हैं अंधविश्वास है, मंदिरों में जूते बाहर उतरवा देते हैं, भेदभाव नहीं उतरवाती, ये अंधविश्वास है। यानी बाबा बागेश्वर ने सनातन की बात तो की ही, राष्ट्रवाद की भी बात की, देश की भी बात की, और उन पर जो आरोप लगता है अंधविश्वास को फैलाने का, उसका सीधा सीधा जवाब दिया।